Hi guys, in this video we will start chapter number 3 which is dynamics। और सबसे पहले हम देखते हैं कि डायनामिक्स क्या होता है। डायनामिक्स होता है हमारे पास कि जिसमें हम बेसिकली किसको स्टडी कर रहे होंगे, कॉज ऑफ मोशन को, ठीक है। एंड कॉज ऑफ मोशन क्या होती है, एज वी नो दैट फोर्स हमारे पास होती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। सो हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, डायनामिक्स। सो डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डायनामिक्स। डायनामिक्स बेसिकली कंसिडर्स द फोर्स दैट अफेक्ट्स द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली ये किसको, यानी हम कह सकते हैं कि ये किसको देख रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये डील करता है विद द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ठीक है, और कॉज ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास, इट इज़ अ फोर्स, राइट। सो फोर्स ही है हमारे पास जो कि मोशन प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम को मूव करवाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होती है, फोर्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ये हमारे पास फाउंडेशन होते हैं ऑफ द डायनामिक्स, ठीक है। किस तरह से होते हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़े हैं कि ये क्या होते हैं बेसिकली। इसमें हम क्या देखते हैं, हम इसमें फोर्स को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो भी हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है तो इसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इट विल बी मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो यानी इसको, ये भी फर्स्ट लॉ भी हमारे पास फोर्स को डिस्कस कर रहा है। फिर हमने देखा था सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ में हमने ये देखा था कि हमारे पास जब भी फोर्स प्रोड्यूस होगी तो उससे क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है हमारे पास, ठीक है। और वो जो हमने फिर पूरा देखा था कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है। तो यानी बेसिकली सेकंड लॉ में भी हम फोर्स को डिस्कस कर रहे थे, एंड एज वेल एज इन थर्ड लॉ हमने देखा था कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन, ठीक है, विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। सो उसमें भी हम फोर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये हमारे पास थ्री लॉज बेसिकली क्या बना रहे हैं, फाउंडेशन ऑफ द डायनामिक्स, राइट। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो लॉज हैं हमारे पास, ये बेसिकली यूनिवर्सल लॉज हैं। वाई दे आर यूनिवर्सल, बिकॉज ये हमारे पास ये अप्लाई होते हैं टू सिमिलर सिचुएशंस ऑन अर्थ एज वेल एज स्पेस के अंदर भी, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ हमारे पास, चाहे वो अर्थ पे कोई मूव कर रही है या फिर स्पेस के अंदर मूविंग बॉडीज़ जो हैं, उन सब पे हमारे पास यही लॉज रहते हैं और वो सेम होते हैं, ठीक है। ये मतलब हर जगह पे हमारे पास सेम रहते हैं, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये यूनिवर्सल लॉज है हमारे पास, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे पास, यूनिवर्सल लॉज, ओके। नाउ अब हम पढ़ते हैं कि फोर्स क्या होती है, ठीक है। सो फोर्स हमारे पास होती है कि हम वैसे अगर बेसिक डेफिनेशंस में कहें जो हम पढ़ते हैं अपने चाइल्डहुड में, ठीक है, वो ये होती है कि पुश एंड पुल, राइट। सो पुश एंड पुल हम बेसिकली डिफ़ाइन करते हैं कि ये हमारे पास एक फ़ोर्स है, ठीक है। अब फोर्स में वैसे अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये क्या होती है कि अगर इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लें तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर का तो आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। तो वेक्टर हमारे पास वैसे दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं टोटल, ठीक है। तो एक होती है स्केलर एंड द अदर वन इज़ वेक्टर, ठीक है। सो जो स्केलर क्वांटिटी है इट टेल्स यू अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है हमारे पास, इट इज़ अ स्केलर, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर में हम नॉट ओनली मैग्नीट्यूड बट हम डायरेक्शन को भी डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो वो क्या कहलाती है, दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब फोर्स हमारे पास, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसमें हम किसको डिस्कस करेंगे, हम दोनों चीज़ों को देख रहे होते हैं। हम इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ ही डायरेक्शन भी देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है एंड इफ़ आई से कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो और वो भी सेम मैग्नीट्यूड की हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये भी बता दिया आपको कि वो भी इसकी भी कि वो भी 5 न्यूटन है, दूसरी फोर्स भी 5 न्यूटन है। तो अब आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं, तो डेफिनेटली नॉट, ठीक है। तो आप लोगों को डायरेक्शन पता होना ज़रूरी है। मे बी कि वो फोर्स इस तरह से एक्ट कर रही हो कि अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट कर रही हो, तो और ये फोर्स के इफेक्ट्स हमारे पास कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, कि ये 5 न्यूटन और ये इफेक्ट कैंसिल हो गया एंड ऑब्जेक्ट विल स्टे एट रेस्ट, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि हमारे पास वो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हों जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, इसलिए डायरेक्शन भी ज़रूरी है साथ साथ मैग्नीट्यूड के। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थिंग है कि ओके, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक दैट कि अब ये क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव अहेड। तो उसमें ये है कि हमारे पास अब फोर्सेस क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, तो अब वो देखते हैं। तो हमारे पास बेसिकली फोर्सेस जो हैं वो 3 इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब वो क्या 3 इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे पास, द फर्स्ट वन इज़
कि फोर्स जब भी हमारे पास किसी भी चीज़ पे एक्ट करेगी तो या वो स्पीड अप कर देती है किसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि अब उसकी स्पीड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडली वो क्या कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अगर एक्सर्ट कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। एंड द थर्ड इफेक्ट कैन बी कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज क्या कर सकती है, डायरेक्शन को, तो चेंज इन डायरेक्शन प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन से आ रहा था और आपने उसको क्या किया, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स एक्सर्ट की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और फिर इसके बाद, और यही बात उन्होंने ऊपर भी मेंशन की हुई है इन द एक्सप्लेनेशन, राइट। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास क्या होता है बेसिकली कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर मोर देन वन फोर्सेस एक्ट करी होंगी तो उसके कंबाइन इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, नेट फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नेट फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, सो हम नेट फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू सम, और यू कैन से कि वेक्टर सम, क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, सो हम कहते हैं कि ये क्या होगी, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अभी आप लोग पढ़ेंगे भी इसको आगे, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, कि किस तरह से हम इसकी हेड टू टेल रूल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, किस तरह से वेक्टर समेशन होती है हमारे पास डिफरेंट फोर्सेस की। अभी आपको बताऊंगी तो यू मे गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। सो इस वजह से मैं आप लोग को थोड़ा सा यू कैन से कि वही बातें बताऊंगी जो यहाँ पे मैंशनड है। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, लाइक अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अगर इधर से भी कह रही हूँ मैं, अगर फॉर एग्जांपल F1 है, ये F2 है, और कुछ इस डायरेक्शन से एक्ट कर रही हैं, मैग्नीट्यूड्स भी डिफरेंट हैं, सो अब नेट फोर्स क्या होगी, ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में एक्चुअली मूव करेगा, सो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, हम बस सबको सम अप कर लेंगे, ठीक है, कि F1 प्लस F2 प्लस F3, तो इस तरह से करके हम उसको सम अप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नेट फोर्स। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि अब ये जो नेट फोर्स है ये हमें बताता है बेसिकली, ये क्या आपको बताएगा कि जो फोर्सेस हैं ऑन द ऑब्जेक्ट वो बैलेंस्ड हैं या अनबैलेंस्ड हैं, ठीक है। वो कैसे पता चलेंगी हमें, तो क्या कह रहे हैं कि नेट फोर्स हमारे पास क्या हमें बताता है, किस चीज़ के बारे में, कि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं और इफ़ दे आर अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस इस तरह से आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास नेट सम, अगर आपके पास जितनी भी फोर्सेस है उन सबका सम किसकी इक्वल आएगा, ज़ीरो की इक्वल आएगा, ठीक है। तो इट शोज़ कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास डेफिनेटली वो मूव नहीं करेगा और रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। तो ये फोर्सेस बेसिकली बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल टू फोर्सेस थी मेरे पास, ठीक है, द F1 एंड F2, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो ये क्या हो जाएंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या बनेगा, वेक्टर सम, तो F1 प्लस F2, ओके। लेकिन हमारे पास क्योंकि F2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अब हमने कहा था कि ये तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड डायरेक्शन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो अब F1 और प्लस इंटू F2, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास F1 माइनस F2 बन गया और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली हमारे पास F1 F2 किसकी इक्वल थी, इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल F1 के जैसे ही था, ठीक है। तो बस ये आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, इतनी ज़रूरत नहीं है वैसे आप लोगों को इतने ज़्यादा डिटेल में जाने की, ठीक है। सो ये हमारे पास ये इस तरह से बन जाएगा, तो अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाके हमारे पास ज़ीरो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज़ बैलेंस्ड और वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है, इस तरह से। और अगर नेट फोर्स हमारे पास अनबैलेंस है, इट मीन्स के अगर हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल F1 हमारे पास बहुत बड़े मैग्नीट्यूड की हो जाती है, तो फिर डेफिनेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगी एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज रहेगी, वो हमारे पास मूव करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया था कि 5 एंड 5 है, फॉर एग्जांपल अगर नंबर्स में आपको समझाऊँ तो मे बी आपको ज़्यादा अच्छी समझ आए। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में थी तो ये कैंसिल आउट जाएगा इसका इफेक्ट, और हमारे पास आंसर भी ज़ीरो आ गया, फोर्सेस बैलेंस्ड होगी और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने 15 कर दिया तो अब इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 10, ठीक है, जिसकी वजह से यानी अब हमारे पास अगर डिफरेंस 10 है तो ये फोर्सेस बैलेंस तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि आंसर इज़ नॉट ज़ीरो, तो उसका मतलब है ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव करने लगेगा। सो अब यही तक यहाँ पे उन्होंने वही बात समझाई हुई है जो मैंने अभी तक आप लोगों को समझाई है, ठीक है, कि नेट फोर्स हमें क्या बताएगा कि फोर्सेस बैलेंस और अनबैलेंस, और जब फोर्सेस हमारे पास, अगर फोर्सेस जो एक्ट करी ऑब्जेक्ट पे और इनका जो नेट फोर्स आती है, ठीक है, जो सम आपने निकाला वो ज़ीरो आएगा,
तो इसका मतलब है कि बैलेंस्ड है फोर्सेस। और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कोई इसके अंदर चेंज ऑफ स्टेट नहीं होगी, ठीक है, यानी कि इसकी मोशन की स्टेट बेसिकली नहीं प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट में ही रहेगा। और फिर लेकिन अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुए कि अगर ये टग ऑफ वॉर है हमारे पास, ठीक है, F2 एंड F1 दोनों अगर हमारे पास क्या हैं, बैलेंस्ड हैं, तो उससे क्या होगा कि एक दूसरे के इफेक्ट को, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी एंड इस तरह से हमारे पास कोई नेट फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। हाउ एवर अगर हमारे पास एक फोर्स किसी भी एक साइड पे F1 में भी या F2 दोनों में से कोई भी अगर एक इंक्रीज हो जाती है तो उससे क्या होगा, तो वो अनबैलेंस फोर्सेस होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये F2 ज़्यादा होगी थी तो इसलिए हमारे पास रोप इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसमें यहाँ तक यही एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बताएंगे कि ठीक है, अब हमने यहाँ पे वैसे इस वीडियो में सिर्फ 2 लॉज पढ़ने हैं, ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट पे फिर थर्ड और भी पढ़ाऊँगी। तो अब हमारे पास क्या आता है कि जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने हमारे पास 3 लॉज ऑफ मोशन प्रेजेंट किए, ठीक है, एंड ही पब्लिश दोज 3 लॉज इन हिज बुक नेम प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ठीक है। तो और फिर ये जो बुक है ये बहुत रिनाउंड है, इसमें बहुत ग्रेटेस्ट साइंटिफिक वर्क है जो जो भी आज तक लिखा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। So it's Newton's first law of motion, okay. So basically हमारे पास क्या होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तो अब यहाँ से पहले अंडरस्टैंड करें इसकी डेफिनेशन से, सही है। तो अब क्या है बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, ठीक है, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है वो ज़ीरो है, यानी कोई फोर्स हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं कर रही, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डेफिनेटली वो रेस्टिंग स्टेट में रहेगा, या फिर अगर वो ऑलरेडी मूव कर रहा था तो क्या होगा, वो मूव करता ही रहेगा। अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही इसके ऊपर, नेट एक्सटर्नल फोर्स मीन्स जितनी भी फोर्सेस थी उन सब का सम अगर ज़ीरो है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट किस स्टेट में रहेगा, रेस्टिंग स्टेट में, या फिर स्टेट या फिर यूनिफॉर्म मोशन के साथ वो मूव करता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसकी एक्सप्लेनेशन वो इस तरह से देते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉकर गेम है और इसके अंदर एक प्लेयर जो है वो फुटबॉल को किक करता है तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, कि ये फॉर एग्जांपल एक क्या है हमारे पास प्लेयर है, ठीक है, और ये हमारे पास एक सॉकर बॉल है, ठीक है, और उसको किक करेगा तो डेफिनेटली वो सॉकर बॉल मूव करने लग जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली वो एग्जांपल में ये कहना चाह रहे हैं कि पहले हमारे पास सॉकर बॉल क्या थी, एट रेस्ट, ठीक है, लेकिन जब इस प्लेयर ने किक किया इट मीन्स कि एक अब क्या है एक्सटर्नल फोर्स, यानी जब इसकी बॉल के ऊपर एक्ट करेगी जो पर्सन वो एक्सर्ट कर रहा है इसके ऊपर, तो उससे क्या होगा कि अब उस जो बॉल पहले जो कि इनिशियली रेस्टिंग स्टेट में थी अब उसकी स्टेट चेंज हो गई है, वो किस में आ गया, इन अ स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, अब वो बॉल मूव करने लग जाएगी, सही है। तो इस तरह से ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, अब फिर इसके बाद क्या है कि अब उन्होंने फर्दर इसी बात को दोबारा से यहाँ पे लिखा है कि इट मीन्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, तो हमारे पास क्या होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, तो अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पहले से वो मूव कर रहा था तो क्या होगा, वो मूव ही करता रहेगा विथ नो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। और अगर अब हम इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, सो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी कि हमारे पास हमने कहा कि नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है, राइट। अब जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो हमारे पास डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब वो कैसे होगी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का आप लोगों को पता होगा कि ये होते हैं हमारे पास डेल्टा वी इक्वल्स टू V2 माइनस V1। इट मीन्स के अब हमारे पास बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें कि फाइनल जो वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या करते हैं डिफरेंस लेते हैं, तो वो डेल्टा वी के इक्वल होता है, ठीक है। इट मीन्स के पहले फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो, ठीक है, और इसके बाद भी जब टाइम पास हुआ तब भी वो ज़ीरो था,
ठीक है, तो उसका मतलब है कि जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, ज़ीरो ही होगा। ठीक है, तो डेल्टा भी इस तरह से ज़ीरो हो गया फॉर द रेस्टिंग ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मूव कर रहा था तो उसकी सपोज कर लेते हैं कि इट वाज वेलोसिटी वाज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर जब टाइम पास हुआ तब भी हमारे पास की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी। तो उस तरह से 5 - 5 क्या बन गया, ज़ीरो। सो द डिफरेंस इन द वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। सो दैट इज़ कि डेल्टा वी ये भी हमारे पास डिफरेंस को ही शो कर रहा था। ठीक है, यही हमने अभी कैलकुलेट किया। सो डेल्टा वी क्या हुआ, जब फोर्स हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करेगी तो उसमें कोई चेंज ही नहीं प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से डेल्टा वी क्या हुआ हमारे पास ज़ीरो। ओके, और फिर ये डेल्टा वी हमारे पास क्योंकि एक्सेलरेशन को भी शो करता है, सो एक्सेलरेशन के अंदर एक्सेलरेशन भी हमारे पास ज़ीरो होगा। ठीक है, सो बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे पास ये तीन चीज़ें आ जाएंगी, इसको आप याद कर लें। यानी हर चीज़ हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है ना, फोर्स है इसकी वजह से हमारे पास चेंज भी नहीं हुआ, वेलोसिटी भी चेंज नहीं प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो वो भी ज़ीरो हो गई। और ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ओवर टाइम, ठीक है, या पर यूनिट टाइम, हमारे पास हमें पता है क्या होती है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी। ओके ओके, तो सर जो हम लोगों ने अभी डिराइव किया था कि इसमें से जो हमने मैथमेटिकल बेसिकली जो फॉर्म हमने बनाई थी उसकी, कि फोर्स ज़ीरो है। ओके, दोबारा से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फोर्स अगर हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, नेट फोर्स, तो क्या होगा कि डेल्टा वी भी ज़ीरो हो जाएगी एंड देन एक्सेलरेशन विल ऑल्सो भी ज़ीरो। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हमारे पास फोर्स नहीं एक्ट करी तो ऑब्जेक्ट फॉर एवर स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा। ठीक है, अब हाउ एवर लेकिन हमारे पास अर्थ में हम ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बहुत मुश्किल ही है कि हम ऑब्जर्व करें जो कि मुस्तकिल किसी एक क्या यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो। ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है कि अर्थ के ऊपर क्या होती है, ग्रेविटी, फ्रिक्शन। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या करी होती हैं हमारे पास, ये सारी फोर्सेस जो बेसिकली उनकी मोशन होती है ऑब्जेक्ट की, उसको मुस्तकिल क्या कर रही होती हैं, कम कर रही होती हैं। ठीक है, रिटार्ड कर रही होती हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं ऑब्जर्व करते। ठीक है, जो कि कॉन्स्टेंटली किसी एक मोशन के अंदर ही रहें। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि फ्री स्पेस के अंदर ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि फ्री स्पेस में हमारे पास नीदर वी हैव एनी ग्रेविटी, नीदर वी हैव एनी फ्रिक्शन देयर। ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मूव करता रहता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, और हमारे पास ग्रेविटेशन अट्रैक्शन भी नहीं होती वहाँ पे। ठीक है, तो यही वजह है हमारे पास फ्री स्पेस में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। ओके, फिर इसके बाद क्या है कि एन ऑब्जेक्ट कैन कंटिन्यू टू मूव व्हेन द अनबैलेंस फोर्सेस आर रिमूव। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास जब हम अनबैलेंस फोर्सेस को रिमूव कर देते हैं फिर ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बताया कि हमारे पास एक सॉकर बॉल की एग्जांपल दी है कि एक सॉकर बॉल है। ठीक है, जब हम वैसे इसको किक करेंगे तो क्या होता है हमारे पास कि एक टाइम के बाद जाके वो वैसे तो हम स्ट्रेट मूव करती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि वही हमें पता है कि फ्रिक्शन वगैरह इन सब चीज़ों की वजह से, एयर फ्रिक्शन भी है, ग्रेविटी भी है, इन सब चीज़ों की वजह से वापस वो स्टॉप हो जाएगी एक टाइम के बाद। ठीक है, लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें, ये फोर्सेस सारी रिमूव कर दें तो क्या होगा कि ये सॉकर बॉल मूव करती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी उन्होंने इलस्ट्रेट किया है बाय द फिगर कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट था, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फुटबॉल। ठीक है, तो वो हमारे पास रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, अनलेस हमारे पास एक प्लेयर आता है और वो उसको किक करेगा तो क्या होगा हमारे पास, अब वो फुटबॉल मूव करने लग जाएगी। अब फॉर एग्जांपल ये फुटबॉल हमारे पास अब मूव करने लग गई है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब ये हमारे पास स्टेट ऑफ मोशन के अंदर आ गई है। तो फिर क्या होगा कि अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक प्लेयर आता है और उसको ऑपोजिट डायरेक्शन से आके स्टॉप कर देगा तो उससे क्या हो जाएगा, वो फुटबॉल स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये जब जब हमारे पास अनबैलेंस फोर्स आ रही है तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज हो रही है। सो नाउ यू हैव ऑब्जर्व। ठीक है, पहले रेस्ट पे थी, अनबैलेंस फोर्स आई तो वो मूव करने लग गई। फिर उसके बाद अब वो मूव कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, फिर से हमारे पास एक अनबैलेंस फोर्स आई और उसने स्टॉप कर दिया तो वो क्या हुआ, मोशन से रेस्ट में आ गई, रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट। ठीक है, इस तरह से। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास इसमें बताया है कि किस तरह से। ओके, अब हम देख रहे हैं कि इसको इनर्शिया के साथ कैसे रिलेट किया है। सो इनर्शिया हमारे पास होता क्या है, बेसिकली इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। ठीक है, कोई भी अगर बॉडी हमारे पास अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगी और चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे और उसकी ये कोशिश होगी कि वो अपने आप को रेस्ट पर ही रखे।
ठीक है। या फिर अगर एक मूविंग बॉडी है और इसकी टेंडेंसी है कि भाई वो मूव ही करती रहे, उसको कोई चीज़ रोके नहीं, ठीक है, तो दैट स्टेट इज़ नोन एज, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज इनर्शिया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। तो इससे हमने कैसे रिलेट किया है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्पेसिफाइड दैट देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी हमने ये देखा कि एक ऑब्जेक्ट जब तक हम फोर्स एक्सर्ट नहीं करते उस पर, तो वो अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखी हुई थी, ठीक है। जैसे कि वो रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में ही रहेगी, इफ़ इट इज़ मूविंग तो इट विल कीप ऑन मूविंग, ठीक है। तो उसका मतलब इसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस वजह से हम इस फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। ओके, और फिर इसके बाद ये इनर्शिया को बेसिकली रिलेट हम करते हैं विद द मैस, ठीक है, और ये मैस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि अगर हमारे पास मैस ज़्यादा होता जाएगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होता जाएगा। अब ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास एक पर्सन है और वो स्विंग के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल एक हैवी पर्सन है और दूसरा एक और भी स्विंग है हमारे पास जिसके ऊपर एक चाइल्ड है, ठीक है। तो किसकी स्विंग को मोशन में लेके आना ज़्यादा आसान होगा, तो डेफिनेटली एक चाइल्ड की, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड का क्योंकि मास भी कम है, तो हम कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है उसकी, कि वो हमारे पास वो मूवमेंट नहीं करेगी, तो वो भी कम है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली हम इसी मैथ्स को ही आप समझ लें कि इसका मैथ्स क्योंकि कम है तो वो कम रेजिस्ट करेगा, ठीक है। जबकि एक पर्सन जिसका वेट ज़्यादा है तो वो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा, कि वो मतलब इसकी ये टेंडेंसी होगी कि वो रेस्ट पर ही रहे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इस ऑब्जेक्ट को मूव करने, इस पर्सन को सॉरी मूव करने में। तो उसका मतलब है कि जितना ज़्यादा मैस उतना ही ज़्यादा इनर्शिया, ठीक है। इसी तरह से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये पर्सन ऑलरेडी अगर ये स्विंग इन मोशन है, ठीक है, तो क्या होगा, किसी को रोकना भी आपके लिए मुश्किल होगा, जिस तरह से स्टार्ट करना स्विंग को मुश्किल था, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन हैवी है, ठीक है, तो उसका वेट क्योंकि मैस ज़्यादा है तो उसकी यही टेंडेंसी होगी कि अब वो मूव करती रहे, ठीक है, कि वो स्विंग मूव करता रहे। तो इस वजह से आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी इसको स्टॉप करने में, क्योंकि मैस ज़्यादा है, ठीक है। जबकि जब अगर मैस कम होगा, तो जैसे कि एक चाइल्ड के केस में था, मैथ्स का कम था, तो आप इजीली उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास होता है इनर्शिया। ओके, फिर इसके बाद ये है कि अब इन्होंने एग्जांपल दी हुई है बस की, कि अगर फॉर एग्जांपल आप बस के अंदर खड़े हुए हैं, ठीक है, और इफ़ यू आर होल्डिंग द एजल ऑफ द बस, तो उसमें क्या होगा कि अगर बस मूव करेगी, अगर देखें अब हमारे पास क्या है कि अगर सडन, बेसिकली यहाँ पे ये इनर्शिया की ही एग्जांपल देना चाह रहे हैं, और बस का क्या बताया कि तीन चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं, कि अगर वो स्पीड अप होगी, और अगर वो स्लो डाउन हो जाती है, एंड अगर वो टर्न के अराउंड अगर मूव करेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा हमारे पास कि एकदम से अब हमारी इन तीनों स्टेट में क्या कंडीशन होती है कि हम बेसिकली, या फिर हमारी टेंडेंसी होती है कि हम क्या करें, रेस्ट की स्टेट में रहें, किस स्टेट में रहें, रेस्ट की स्टेट में, या फिर हमारी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ इसको ये क्या मतलब है। तो देखें, अगर क्या होता है कि जब हमारे पास बस रेस्ट पर होती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या होती है, रेस्ट की स्टेट में ही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही वो स्पीड अप होने की कोशिश करेगी, ठीक है, अब जैसे ही बस स्टार्ट होगी एंड वो स्पीड अप होती है, तो क्या होगा हमारे पास कि अब हमारी अपर बॉडी की टेंडेंसी, अपर बॉडी का इनर्शिया क्या है, कि वो रेस्ट पर रहे। और जो लोअर बॉडी क्योंकि हमारे पास बस के साथ कांटेक्ट में थी, यानी हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, हमारे जो लेग्स हैं, ठीक है, वो क्योंकि बस के साथ कांटेक्ट में थी, तो वो एकदम से मूव करने लगेंगी बस के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एकदम से एक पुश अप्लाई होगा हमारी बॉडी पे और हमें बैकवर्ड पुश फील होगा, ठीक है। जब बस आगे मूव करेगी तो हमें बैकवर्ड पुश मिलेगा, ठीक है, तो ये ऑपोजिट होता है। तो यानी स्पीड अप हुई थी बस यहाँ पे इन फर्स्ट केस, और हमें कहाँ पे क्या कैसा पुश मिला था, बैक पुश मिला था। फिर सिमिलरली हमारे पास सेकंड केस क्या होता है कि जब अब बस मूव कर रही थी, ठीक है, बस वॉज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, और क्या था हमारे पास कि एकदम से अगर वो स्टॉप होगी, ठीक है, इफ़ इट वुड अप्लाई अ ब्रेक, तो क्या होगा कि डिसेलरेशन हो जाती है, हमारे पास एक्सेलरेशन कम हो जाएगी ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या होती है, बस स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब हमारे साथ क्या होगा, आगे की तरफ पुश अप्लाई होगा, ठीक है। ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है हमारे पास, ठीक है। ये सब सारी फोर्सेस हमारे पास फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे ऊपर अप्लाई होंगी ना, तो ये क्या स्लो डाउन हुई, तो हमारे पास क्या हुई, फॉरवर्ड पुश हम फील करेंगे।
और ये क्यों सब कुछ हो रहा है बेसिकली क्योंकि हमारी टेंडेंसी थी कि हम रेस्ट पर ही रहें। तो जब बस हमारे पास एकदम से ये या स्टार्ट हो रही है, ठीक है, स्पीड अप हो रही है या स्लो डाउन होगी, तो हमारी टेंडेंसी थी कि हम स्ट्रेस पर रहें, तो इसलिए एकदम से हम क्या करते हैं, आगे की तरफ फॉल कर जाते हैं या पीछे की तरफ फॉल करेंगे। वो डिपेंड करता है कि वो स्पीड अप हो रही है या स्लो डाउन हो रही है। फिर सिमिलरली अगर बस हमारे पास टर्न करती है, अगर फॉर एग्जांपल एक राउंड अबाउट है और इसके अराउंड वो बस को टर्न करना पड़ता है, तो क्या था कि अब वो पहले स्ट्रेट आ रही थी बस, ठीक है, जिसकी वजह से अब हमारी बॉडी की टेंडेंसी थी कि हम अपनी बॉडी को स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते रहें, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो टर्न करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब फिर से यही होगा कि हमारी बॉडी की वो अपनी बॉडी क्या होती है, हमारी इनर्शिया को मेंटेन करने की कोशिश करेगी और फिर उसके बाद उसके ऊपर दोबारा से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक पुश अप्लाई होगा, ठीक है। इफ़ इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट तो द फोर्स विच इज़ अप्लाइड टू आवर बॉडी वो क्या होगी, इन द राइट डायरेक्शन होगी, ठीक है। इस तरह से अगर वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो क्या होगा कि फिर हमारे पास जो पुश अप्लाई होगा वो लेफ़्ट साइड पे होगा। तो यहाँ से यहीं पे मतलब जो एग्जांपल हमें बताई गई है वो यही बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि बस थी हमारे पास और द पर्सन इज स्टैंडिंग इनसाइड इट, ठीक है। तो स्पीड अप होगी तब हमारे पास क्या होगी, बैक पुश, और स्लो डाउन होने पे फॉरवर्ड पुश, ठीक है। और सिमिलरली जो यहाँ पे उन्होंने बताया वो भी सेम एग्जांपल से बताया, यहाँ पे भी वही है, ठीक है, कि बस थी हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ मोशन इसकी ये थी एंड एक्सेलरेशन भी इसकी क्या है, फॉरवर्ड की तरफ थी, ठीक है। जब इसने स्पीड अप किया तो ऑब्जेक्ट के ऊपर बैकवर्ड पुश होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर क्या है कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन यही थी, सामने ही मूव कर रही थी बस, ठीक है, लेकिन जब उसने ब्रेक्स अप्लाई किए तो क्या होगा कि एक्सेलरेशन इसकी कम हो गई, ठीक है, डिक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली फोर्स एक मतलब इसकी जो एक्सीलरेशन होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से पर्सन क्या होगा, वो आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। फिर ये इसके बाद ये था कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी, जब उसने टर्न लिया लेफ़्ट साइड पे तो पर्सन क्या बेसिकली पर्सन क्या कर रहा था कि उसकी जो इनर्शिया थी वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी, टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड, राइट साइड सॉरी, और राइट पे करेगा तो लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो यही हमारे पास एग्जांपल थी। फिर इस तरह से एक एक्टिविटी ये भी उन्होंने शो की है यहाँ पे कि ये वाली और ये वाली दोनों चीज़ें हमारे पास सेम है, ये जो पीछे ये वाली एग्जांपल उन्होंने शो की है, दिस वन, ठीक है। इसमें क्या है कि बेसिकली अब जैसे ये हमारे पास स्टैक ऑफ कॉइन है, ठीक है, आपने इसको क्या किया, पीस ऑफ पेपर पे रखा है। जब आप पीस ऑफ पेपर को एकदम से आप इसमें से रिमूव करेंगे तो क्या होगा कि ये स्टैक ऑफ कॉइन है फ़ौरन से अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है, मतलब एक तरह से ग्राउंड पे ही आ जाएगा, जो ग्राउंड पे जिस पे प्लेस हुआ होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी टेंडेंसी थी कि वो अपनी इनर्शिया को यानी स्टेट ऑफ रेस्ट को, क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो उसको वो मेंटेन करे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे आपने इसको रिमूव किया तो वो ग्रेविटी की वजह से फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन है सो यू मे आस्क।